और फिर फैसलाबाद टैक्स बार, गुजरावाला टैक्स बार, इवन के एक्सेस कराची टैक्स बार तक भी पहुंची है। कोशिश कर रहा हूँ वहाँ मेंबरशिप प्लस कुछ सेमिनार उनके साथ कंडक्ट किए गए। कराची का पता है मच बिगर सेटअप, और उनके साथ काम ये नहीं कि मैं पहली दफा कर रहा हूँ, काम तो मैंने काफी उनके साथ किया हुआ। अच्छा जी, आज का जो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम ये कर रहे हैं उसको मैं शॉर्ट करके, और जैसे सर ने कहा कि जी आप क्वेश्चन आंसर्स को प्रेफरेंस दे, लोगों को पढ़ने की आदत डालने, मजबूर हो जाए बंदा पढ़ने पे कि यार अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अब सवाल करना है तो मुझे पहले पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेगी तो सवाल कहाँ से आएगा। अब इसको कुछ पहले मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि आपको इस रिटर्न में काफी बहुत फायदा देगा। लास्ट ईयर में एक कॉन्सेप्ट आया था, आज ही मैं होमवर्क कर रहा था इसके ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सीन का देख तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ठीक है, काम चल जाता है बस ठीक। तो मैंने कहा बजाय ये कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो मजीद चीज को बेहतर करने का एक मौका है। आपके साथ जो सेशन मेरा पहला हुआ था लास्ट थर्सडे को, तो तकरीबन 3 घंटे का था। उसके बाद फ्राइडे को मेरा फैसलाबाद में था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, वो 2.25 घंटे का जो मेरे पास हिस्सा है। उसके बाद अगला जो दिन था, उसके बाद जो सैटरडे था, फिर मुल्तान टैक्स बार था, वहां 1.25 घंटे में वो खत्म हुआ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान, कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको जितना कंसाइज एंड टू द पॉइंट किया जा सके, जितनी चीज लंबी और मतलब आप उसको लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसका बेमैनी होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं होता कि लंबी बात बेमैनी हो, लेकिन अगर आप जितना लंबा उसको लेके जाएंगे, एक तो लोग बोर हो जाएंगे। मैंने उधर भी यही कहा था कि इससे पहले कि आपको नींद आए और आप सोना शुरू हो जाए, और रिकॉर्ड किया हुआ उसके, तो हम भी इसको यही कोशिश कर रहे हैं कि उसको शॉर्ट और टू दी पॉइंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको लेके आ रहा हूँ सीधा एसएमई की तरफ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब वो है क्या बेसिकली, ये कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से सोसाइटी में काफी लोगों को बिजनेस में लॉसेस हुए। आपको भी पता है, घर में दुबक के बंदा बैठ गया, जिंदगी जहान है तो जहान है, नहीं बंदा ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा। तो उस वजह से बिजनेस के लॉसेस जब हुए तो उन्होंने क्या किया, हुकूमत ने जो उस वक्त जो स्टेट एग्जिस्ट करती थी, तो लोगों ने कहा जी हमारा तो बिजनेस उसका डूब गया। होटल इंडस्ट्री की बेस्ट एग्जाम्पल, बंदे ही कोई नहीं, फूड भी बंद, कमरे भी बंद, सब कुछ बंद हो गए, समझ ही कुछ नहीं आ रही करना क्या। गर्ज ये कि उन्होंने फिर एक पैकेज दी, इसको रिलीफ पैकेज में कहता हूं। ये जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बेसिकली इट इज ए रिलीफ पैकेज है फॉर दी ड्यू टू दी इफेक्ट्स ऑफ द कोरोना वायरस। अब उन्होंने क्या किया, 4-5 मोटी चीजें मैं फाइल आपको दिखा देता हूं। इसमें वो निकालो जो हमारा है ना मेन फाइल वाला, एक तो सैलरी वाला है ना, सैलरी के अलावा जो दूसरा है ना वो निकालो, ये नहीं है, बाहर निकलो पीछे और बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, टॉप पे एक और फाइल पड़ी हुई, ये वाली इनकम टैक्स फाइनल वाली खोलो। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है ना, नीचे आओगे, यहां इसको बड़ा करो और लिंक पे क्लिक करो, वो लिंक पड़ा हुआ, ये है जी आपका बेसिक।
मैं ये करके लाया हूँ आपके लिए, एक ये पॉइंट है। एक्चुअली इससे पहले कि आप इसको पढ़े और बाकी चीजें करें, उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो मैन्युफैक्चरर होंगे, ये हर बंदे के लिए नहीं है, पहली तरह ध्यान में रखिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने लार्ज स्केल को पहली बार निकाल दी और डिफाइन कर दिया कि एसएमई कौन होगा। एसएमई मींस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन के बराबर या कम है तो आप एसएमई की डेफिनेशन में शामिल हैं। अगर आपकी टर्नओवर इससे ज्यादा है तो आप इस रिलीफ में बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा, इसमें सर्विसेज वाले शामिल नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चरर की बात की जा रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अंदर नहीं आ सकते। तब मुझे बेनिफिट क्या है? अगर मैं ये कंडीशन मेट कर देता हूं, मैं कहता हूं हाँ जी मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मेरी टर्नओवर भी 250 मिलियन के अंदर है, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको दो ऑप्शन आएंगी। आप चाहे तो रिड्यूस रेट पे एनटीआर में रिटर्न फाइल कर दें, या आप टर्नओवर टैक्स जो रिड्यूस रेट वाला है, जो फाइनल डिस्चार्ज में है, वो देख के आप बेनिफिट उठा। अच्छा, अब होगा क्या? अब चूंकि नजर सही आता है, इसी को चला, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं, जरा ज्यादा बेहतर होगा। ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी आपके लिए, समझ लीजिए। अगर आप कैटेगरी 1 में गए, सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जारी बात है, ठीक है। जहां एप्लीकेबल है, ऑनलाइन में सारा डाटा आपका अटैच हुआ होगा, सेल टैक्स की रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे। कैटेगरी 1 क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन के बराबर है या कम है तो कैटेगरी 1, एक्चुअली मैंने उसमें दो, एक कहा मैंने दो बना लिए। कैटेगरी 1 को मैं कह रहा हूं स्मॉल एंटरप्राइज और कैटेगरी 2 को मैं कह रहा हूं मीडियम एंटरप्राइज। अब स्मॉल एंटरप्राइज क्या है? जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन के अंदर है वो स्मॉल है, जो 100 से ज्यादा और 250 से एक्सीड नहीं करता, बराबर भी इसके अंदर ही है, तो वो कैटेगरी 2 मीडियम एंटरप्राइज है। अच्छा, मैंने करना क्या? आपको दो ऑप्शन है। एनटीआर में जाना है तो आप अपनी इनकम का जो बिजनेस इनकम आपने कमाई है आप 7.5% पे कर सकते, उसके ऊपर फ्लैट रेट है, कोई स्लैब रेट नहीं। या नहीं, एफटीआर में जाना है तो 0.25 अपनी टर्नओवर का जमा करा दें और कर दें। नंबर 2, अगर आप कैटेगरी 2 में गए, 100 मिलियन से ज्यादा पर 250 मिलियन से ज्यादा नहीं है, कम है या बराबर है, तो क्या है? वो डबल हो जाएगा। ऊपर वाले का डबल है, नीचे 7.5 का 15, 0.25 का 0.5, ये आप दें फाइनल। मैं सजेशन ये दूंगा कि आप इसमें फाइनल डिस्चार्ज में जाएं, क्योंकि आपको 3-4 रिलीफ इसके अंदर मिलते हैं। वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो मैंने शॉर्ट एक बनाया, ये जो लास्ट पैरा है, बेसिकली लास्ट पैरा जो अटैच हुआ है कैटेगरी 2 नीचे से लास्ट पैरा, ये इसके अंदर बेनिफिट्स अवेलेबल। एक तो मैंने आपको बेनिफिट दे दिया रेट के अंदर, ऐसा ही है जी। आपने अगर आप वो ना अवेल करते, आप कहते नहीं कि मैंने ये, अच्छा ये मस्त नहीं है, चॉइस आपकी है, तो मेरे मुताबिक वो बंदा बेवकूफ ही होगा जो ये नहीं लेगा। तो वो फायदे ही फायदे हैं, फायदा नहीं फायदे, अभी पता लग जाएगा। अगर मैं ये ना लूं तो मुझे क्या होगा? मुझे नॉर्मल रेट लग जाएगा, प्लस मुझे टर्नओवर जो टैक्स है 2022 के लिए 1.25 है जी, मेरा ख्याल है 1.25 मुझे लगेगा, जबकि मैं 0.25% पे कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, टोकन अमाउंट है जनाब। अच्छा, उसके बाद और भी फायदे हैं। एक तो रेट में फायदा हो गया, दूसरा आपको फायदा क्या होगा? उन्होंने ये कहा कि आप पे जो मिनिमम टैक्स है 113 का, वो भी अप्लाई नहीं होगा, वो फायदा आप ले गए। 1.25 की जगह 0.25 आपने पे किया, पहला। दूसरा, अगर आप कोई इंपोर्ट करते हैं या सेल करके कोई टैक्स आपका कटता है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं।
माइनस कर लें आप, कोई मसला नहीं है। तीसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोकल सेल भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप एसएमई की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी वही रेट होगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था, 0.25% या 0.5%। कमाल हो गया यार, उसमें भी फायदा मिल गया। और आप रेलिवेंट कमिश्नर से अपना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मांगे, उन्हें कि जो जनाब चूंकि मैं एसएमई में फॉलो करता हूं, तो मेरा 4.5% या जो भी एप्लीकेबल रेट है 4 या 4.5 को लगेगा, तो मुझे आप रिड्यूस रेट वाला सर्टिफिकेट दे दें क्योंकि मेरा ये फाइनल डिस्चार्ज। मैंने कुछ 2 या 3 केसेस थे, इसमें हमने उसको अवेल किया। उसका नॉर्मल जब टैक्स निकाला बंदे का, मेरा गाले को भर रहा था 21-22 लाख था। वो कहने लगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करना है? लीगली लिजिटिमेट, लीगली ये कम हो सकता है। मैंने इसको चेक किया, वो इसके अंदर फॉल कर रहा था। मैं कहा चाहिए बताओ अगर कम हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? कहते जी फिलहाल तो दवाएं मिलेंगी आपको, पैसे कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कहा फिर तो ऐसे करो, दवाएं मांगना शुरू कर दो। क्या किया आपने? मैं कहा जी एसएमई में तुम फॉल कर रहे हो, मेरा हाल 7.5 लाख या कुछ जो भी उसका निकला, थोड़ा सा निकला था, तो वो उसने उसके कटे हुए थे माइनस करके, तो वो अच्छा। सो इट इज ए मच अच्छा। इसका सेल टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जरा ध्यान में रखिएगा, इसको मिक्स मत कीजिएगा। उधर इनपुट आउटपुट या जो भी है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। लोग इसको ओवरराइड करके उधर ले जाने की कोशिश करते हैं कि उसमें भी ऐसा ही होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें जो है वो वैसे ही है। ये था जी आपका बेसिकली एसएमई से रिलेटेड। अच्छा, अब जीएसटी की जरा बात कर लें, 1-2 पॉइंट्स और रहते हैं फिर मैं इसको क्लोज कर दूं। इसमें अगर आप आ जाते हैं, आपको ऑप्शन लिख के बिग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यदि मैं इसमें आना चाहता हूं, मैं 0.25 या 0.5 दूंगा और मेरी जान छोड़। आप 3 साल से पहले बाहर नहीं निकले। अगर आपने 21 में किया तो 22 और 23 में भी आप इसी तरह ही जाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। उसकी कंडीशन ये होगी, क्या कंडीशन? उसकी कंडीशन ये होगी कि आपकी आप मैन्युफैक्चरर रहे और आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड ना करे। अच्छा, 21 में मैंने लिया, मेरी थी टर्नओवर 210 मिलियन, मैं 22 में गया, मेरी होगी 290 मिलियन। आपको ये रिलीफ 2022 में नहीं मिलेगा। फिर 23 में जाकर मेरा फिर कम हो गया, आप ले सकते हैं। सो 3 साल की ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, एक बंदा कहता है जी मैंने 21 में नहीं लिया, अब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और वहां लिखा है फॉर टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो इसका सेक्शन 100 की 3 चीजें मिला के पढ़नी है आपने। 2 का 59 है, 100 और 14 शेड्यूल, तब आपका जवाब आएगा। आपको मैं एग्जैक्ट दिखाता हूं सेक्शन जो ये 100 आपके सामने पड़ा हुआ है। फॉर द टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नहीं है, ये फॉर है। फ्रॉम होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। फॉर है, इसका मतलब है 21, 22, 23 में जिस साल में मैं लूंगा। और मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये 23 के बाद भी अवेलेबल है, अनलेस आपका आने वाला बजट इसको फारग ना करना। जैसे 6 यूनिट का बेनिफिट उन्होंने फारग किया। अब देखते हैं कि एक्ट जब बनेगा तो क्या कहता है। एक्ट का भी वेट करते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि सैलरी का बेनिफिट शायद हम ना दें आपको आईएमएफ की वजह से। प्लस वो जो आपने 7E और चीजें थी, उनको भी वो कंसिडर कर रहे हैं कि इसको जरा टेक्निकली और चीजें इसके अंदर डालें ताकि इसको रैशनलाइज किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिलेटेड टू। इसकी रिटर्न सेपरेट है, आपने सेपरेट फाइल करनी है, अपलोड होती है, एक दफा फिर आएगी। अभी तक नहीं आई। अभी जो ड्राफ्ट आया है उसके साथ एसएमई की रिटर्न नहीं है, अभी सिर्फ सैलरी, नॉन सैलरी, एओपी और कंपनी की रिटर्न्स आई है जो ड्राफ्ट आया है। ठीक है, तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली इसको। तो 30 जून के बाद फिर आगे जो भी होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन जिस साल में आप आएंगे, आप 3 साल से पहले इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, फिर 1-2 और फायदे जो भी मैंने आपको नहीं बताया। आपको अगर आप टर्नओवर टैक्स दे देते हैं जो 0.25 या वो है, आपको 214C और 177 से भी छूट है, आपका ऑडिट नहीं होगा।
और बताए कम टैक्स पे करके ऑडिट भी नहीं करा रहे आप, तो और क्या चाहिए आपको भाई? कौन होगा बंदा जो इसमें नहीं आना चाहेगा? मैं देख लूंगी अगर कोई चीज ये इनकी वैसे रूल्स बने हुए हैं 14 शेड्यूल के। रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस एंड रेट्स है, ऑप्शन है फॉर एफटीआर, ऑडिट है, एक्सपोर्ट है, एक्सक्लूजन फॉर मिनिमम टैक्स है, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स है, और इसके अलावा जितनी प्रोविजंस होंगी वो आप वही यूज करेंगे जो ऑर्डिनेंस में दी गई। सो 9 रूल्स है जो 14 शेड्यूल के हैं। सो दो सेक्शन है, 2 का 59 है रेड विद सेक्शन 100E एंड 14 शेड्यूल। ये मिला के जब आप उसका क्रक्स निकालेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये मेरा पहला पॉइंट था जी आज का जो मैंने आपको शेयर करना था कि इस दफा जो रिटर्न जाएगी, अगर आपका कोई क्लाइंट या क्लाइंट्स इसमें फॉलो करते हैं इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो उसका बेनिफिट आप इसमें जाके उठा सकते हैं। मैंने एक चीज में 2-3 केसेस में लिया, सीधी बात। आप लेना चाहेंगे नहीं लिया, इस दफा ले लें, हालांकि 3 साल आपको अंदर रहना पड़ेगा और टैक्स जो होगा उसकी एडजस्टमेंट भी वो आपको दे देंगे। इसमें काफी फायदे हैं, तो ना आने का कोई जवाब रह नहीं जाता। अगर इतना टैक्स ज्यादा देके ऑडिट भी कराना मैंने, तो फिर मुझे क्या मुसीबत पड़ी? मैं क्यों ना लूं ये बेनिफिट? मुझे ना करने का कोई जवाब नजर नहीं आता। एक भी पॉइंट नहीं है मेरे पास कि मैं इसको ना अवेल करूं, कोई एक पॉइंट भी नहीं है मेरे पास। चले, ये पहला था जी मेरा एसएमई से रिलेटेड। आगे चलता हूं मैं। अब अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरा मौका बाद में मिलेगा। यानी इसी कर रहा है क्या? नहीं, वो तो लाइट पीछे से बंद कीजिएगा। इसी चल रहा, सिर्फ इसको चेक कर। मुझे नहीं लगता ही चल रहा। वोल्टेज का मेरे ख्याल को मसला होगा। देख ले जो भी है, जो बेहतर हो सकता है। मैं कर फैन भी चला दो फैन भी चला दे, वो तार उतार के ना चला दे आप, क्योंकि वो फैन तो सिर्फ इधर थोड़ा देख लिया। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूं आपको सीधा लेके। एक तो मैंने आपको ये शेयर करना था जो मैंने आपको, वो तो क्वेश्चन आंसर आके मेरे साथ हो जाएंगे जब मैं आपको उसमें लेके जाऊंगा। अब मेरा सैलरी वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपकी तरफ वापस आना है। जो बाकी हिस्सा रह गया था सैलरी का, उसमें आपके एग्जम्पशंस, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, डिडक्टेबल अलाउंस, ये 3-4 चीजें बाकी हैं। वो आप करेंगे तो फिर आप उसकी कंपटीशन आराम से बना सकते हैं। तो फाइल खोलो जी। सैलरी वाला खोलने लगेगा। हाँ जी, खोलो। चलो साइज फुल करो और नीचे आगे चलो, करते जाओ। ये था जी बेसिकली हमने जो शुरू किया था। आपको पहले सैलरी पढ़ाया गया, फिर वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स एंड लॉसेस कराया गया, एम्प्लॉय शेयर स्कीम हमने किया, फिर जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम हुआ। ये अभी तक ये चार चीजें आपकी खोली है। अब मैं आपको पहले लेके जाऊंगा टर्मिनल बेनिफिट्स पे, फिर उसके बाद एग्जम्पशंस भी है, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी है, डिडक्शन भी है, और फिर अल्टीमेटली एक चार्ट आएगा। ये आगे चलो, टर्मिनल आगे चलते जाओ। टर्मिनल बेनिफिट्स का ना एक शीट आएगी, तो उसको लिंक दूसरी जगह पे लगा होगा। करो आगे 12 एग्जाम्पल के बाद आएगा। चलो 12 के बाद आएगा। करो ये बस इधर हो। लेकिन ये आपके सामने है, टर्मिनल बेनिफिट से एक चार्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने आसानी के लिए। अगर आप देखें तो 6 आपको सीरियल नजर आ रहे हैं, A to F। ग्रेजुटी है, क्लॉज आगे लिखा हुआ, पेंशन है, क्लॉजेस लिखे हुए हैं, एनुटीज क्लॉज है,
सुपरवेंशन, ये सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के रेफरेंसेस हैं सारे। सुपरवेंशन फंड है 25 है, बेनेवोलेंट फंड है 24 है, और प्रोविडेंट फंड अगर होगा या प्रॉफिट रिलीव या एडिशन वो 22 और 23। तो तमाम क्लॉजेज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रेफरेंस भी आपके पास आ। अच्छा, करना क्या है ग्रेजुटी के बारे में? इससे पहले कि हम शेयर करें, मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा प्रोविडेंट फंड। इसकी शीट पे क्लिक करो, प्रोविडेंट फंड के लिंक पे, वो आगे येलो वाला नीचे 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 ये बात आगे इसे अगली शीट करो। चलो बस इधर करो। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है जी, दो तरह की कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। 100 रुपया उसने डाला, 100 रुपया आपने डाला, अज्यूम कर 200 हो गया। फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो तीसरा इंटरेस्ट आया। फिर जब आप रिटायर होंगे या छोड़ के जाएंगे या ड्यूटी सर्विस होंगे तो आपको प्रोविडेंट फंड की अमाउंट दे दी जाएगी, उसे हम कहते हैं अकोमोलेटरी जो बैलेंस होगा सारा मिला के आपको दे के फारा कर दिया जाएगा। अब जब इन चारों की ट्रांजेक्शन आपके साथ हो रही होगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी होनी है कि नहीं होनी है और किस हद तक होनी है, उसके बारे में मैंने ये आपका चार्ट एक बना दिया। तो 3 फंड है। पहला फंड आपके सामने है प्रोविडेंट फंड अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, इसे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये आपके सामने आ गया। अब इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन में आपको एक चीज बताता चलूं, आपको नजर आएगा तो पूरी रो के अंदर लिखा हुआ है नो ट्रीटमेंट एज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। होता ही है कि जब फर्ज करें आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से मैंने आपका 10% काटना है प्रोविडेंट फंड जो आपने कंट्रीब्यूट करना, तो मैंने 2 लाख में से 20,000 हर महीने काटा और आपको 1,80,000 रुपए का चेक दे दिया। जब आप रिटर्न बनाएंगे तो आपने जो सैलरी वहां ऑफर करनी है वो बिफोर डिडक्शन होगी, वो ग्रॉस होगी। तो वो अमाउंट जो मेरी कट गई है, जो मुझे बाद में मिलेगी, उस पर टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि मैंने जो रिटर्न बनानी है वो 2 लाख रुपए से बनेगी, वो 1,80,000 से नहीं बनेगी। अब जब मेरी ही पैसे मुझे आप वापस करेंगे तो वो मेरी इनकम नहीं है, वो आपने आपकी लायबिलिटी थी, मेरा रिसीवेबल था, आपने मुझे वापस कर दिया। तो क्या एक इनकम पे 2 दफा टैक्स होता है? नहीं होता। एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं है। दिस इज व्हाई आगे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई जब रिसीव करेगा तो उसकी इनकम में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है। मैंने एक सीधी ऑफर किया था रिटर्न में, आफ्टर प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की अमाउंट नहीं थी, बिफोर दी कंट्रीब्यूशन अमाउंट थी। हाँ, अगर मैंने वहां 180 ऑफर किया होता तो फिर 20,000 रुपए में आपको टैक्स लग जाएगा, लेकिन चूंकि वो ग्रॉस ऑफर होती है, ये डिडक्शन अलाउएबल नहीं है। सैलरी के अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस या डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते। दूसरा कंट्रीब्यूशन कैसा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर में क्लॉज है जी 22 जो ये कहता है सेकंड शेड्यूल का जो है कि ये एग्जेम्प्ट, देखिए गवर्नमेंट वाला ये जो प्रोविडेंट फंड पहला कॉलम है ना आपका, इसमें सारी अमाउंट्स आप चेक करें, सारी एग्जेम्प्ट है, चाहे एम्प्लॉई है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे अकोमोडेटेड है, चेक करें आप। पहला ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, बाकी सब में क्लॉज 22 लिखा हुआ, चेक करें, आपके सामने पड़ा हुआ। इसका मतलब है गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जहां जहां हैं उनको जब पैसा दिया जाएगा अपना, उसका मिला के विद इंटरेस्ट या सारे को मिला के दिया जाएगा, वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। क्यों होगा? क्लॉज 22 सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो अगर आपका एम्प्लॉई जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है तो चेक कर लें गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वट एवर अमाउंट अपनी या दूसरे की या सबको मिला के वो सारी की सारी क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसलिए जितने गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई जब रिटायर होते हैं उनको जब प्रोविडेंट फंड मिलता है, हम अमाउंट लेके आगे एग्जेम्प्ट कर देते हैं, खत्म हो गया जरा, टैक्सेबल में 0 जाता है, हम एक्सटेंड ही कोई नहीं करते यार।
फिर आप आ जाए नेक्स्ट कॉलम में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज का इनवर्स रिलेशन कैसे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन करते वक्त टैक्सेबल होगा अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा होगा। जब आपको अकोमोडेटेड अमाउंट मिली है, डी के आगे देखें जाके आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के एंड में लिखा हुआ है क्लॉज 23, अकोमोडेटेड अमाउंट जब एम्प्लॉय को मिलेगी, रिकॉग्नाइज कौन सा, जो 6 शेड्यूल में अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट कमिश्नर इन रेवेन्यू, उसको अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अगर अप्रूवल नहीं है वो अनरिकॉग्नाइज, अगर अप्रूवल है तो फिर वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब अमाउंट आएगी 23 क्लॉज ये कहता है कि वो उस वक्त एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर टैक्स हो चुका होगा अगर लगा होगा। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज में आप जाते हैं तो जब अकोमोडेटेड मिला है अपने शेयर के अलावा वो टोटली टैक्सेबल, कंट्रीब्यूशन करते वक्त देखें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, वो टैक्सेबल नहीं है। असल में अनरिकॉग्नाइज में ये है, लॉ ये कहता है अगर आप अनरिकॉग्नाइज में ना 2 तरह का नुकसान होता है और रिकॉग्नाइज में वो 2 फायदे हो जाते हैं। कैसे? अगर आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर को एक्सपेंस नहीं मिलना। 21 जो सेक्शन आपका है वो ये कहता है कि अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो एम्प्लॉयर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता और एम्प्लॉय को क्या नुकसान होगा, दैट इज टोटली चार्जेबल टू टैक्स। ये दोनों तरफ मार पड़ रही। अब अगर आप रिकॉग्नाइज में जाते हैं या गवर्नमेंट वाले में जाते हैं तो एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज में जो कंट्रीब्यूशन करेगा अपने पैसे एक्सपेंस भी मिलेगा और एम्प्लॉय की हैंड्स में क्या होगा, सब्जेक्ट टू अगर उस लिमिट से क्रॉस किया तब टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो कि सेल टैक्स के अंदर ये एक कानून है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो 2 नुकसान हो गए आपको। एक, आप सेल टैक्स की इनवॉइस इशू नहीं कर सकते और दूसरा आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। और अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं तो मैं टैक्सेबल सप्लाई पे सेल टैक्स की इनवॉइस इशू भी कर सकता हूं और इनपुट भी जहां जहां लिस्टिमेट मेरा राइट है 7, 8, 9, 10 जो भी आपके रेलेवेंट सेक्शन है उनकी कंप्लायंस में कर देता हूं तो मैं इनपुट भी क्लेम कर सकता हूं। इसी तरह इधर अगर आप रिकॉग्नाइज में है तो 2 फायदे हैं और अगर अनरिकॉग्नाइज में जाएंगे तो वही फायदे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नुकसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, बाकी रह गया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है किस एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है आपको, लोअर ऑफ 1/10 ऑफ द सैलरी, बेसिक पे प्लस डीएनएल अलाउंस और 1,50,000। अगर मुझे फर्ज करें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 3 लाख रुपए तो लोअर वो लेगा 1/10 ऑफ सैलरी या 1.5 लाख। सर फर्ज कर लें 1.5 लाख ही लोअर है, मुझे 2 लाख मिला है, ऊपर का जो 50,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मुझे अमाउंट ही 1 लाख मिली है तो वो 1.5 लाख के अंदर है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये आपका प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज का इन केस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब इंटरेस्ट में आ जाए, इंटरेस्ट में भी इससे प्रिंसिपल का थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरेस्ट आपने करना है हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट अमाउंट है 16%। दोनों में से जो ज्यादा होगा, मुझे मिला 5 लाख रुपए, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, जो ज्यादा होगा वो माइनस होगा और अगर कुछ बचा तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो फारा हो जाएगा। ये थे जी प्रिंसिपल आपके रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज एंड गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। और साथ हमने शेयर किया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट देयरऑन एंड अकोमोडेटेड बैलेंस। अच्छा जी, अब प्रिंट निकाल लिया आपने, बस आप कर, मैं कर ले। अच्छा जी, मैं पीछे आ रहा हूं। अब आपके ग्रेजुएटी में जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ग्रेजुएटी 1-2 जगह पे हमने उसको इस्तेमाल भी किया, डबल बेनिफिट है इसके अंदर, कैसे वो मैं अभी शेयर करता हूँ आपको। देखिए, हर एम्प्लॉयर की पॉलिसी मुख्तलिफ होती है। एक बंदा कहता है, जैसे आपने देखा होगा
आपके जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं, अब जो उनको जॉब दी जा रही है, पता किस बेस पे है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, परमानेंट कोई नहीं है। बैंक और ये ट्रैफिक वार्डन वाले अब 3 साल का 5 साल का जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो रिन्यू हुआ तो ठीक है, वरना बाहर है। पेंशन मुझसे कोई नहीं है, तनख्वाह 50 है 60 जो भी है, भाई ये तनख्वाह है, यही सब कुछ है जो मुझे पता चला। क्योंकि मुझे बाय चांस मेरी गाड़ी में सफर करने का मुझे मौका मिल गया ट्रैफिक वार्डन वाले का। मैं भी जा रहा था कहीं, तो उसने भी जाना था, वो फिर आपस में उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, तुम क्या करते? उसने मुझे बताया कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है सब, परमानेंसी अब कुछ नहीं है। पैसे अच्छे हैं, 60-70 हजार जो भी होगा, इसमें पैकेज अच्छा है, बट रिटायरमेंट बेनिफिट कोई नहीं है। यही है, सब कुछ है, समझ आता है, ठीक है, नहीं तो बात करेगा। अब ग्रेजुटी में होता है, देखिए ये एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि उसने कोई बेनिफिट आपको देना भी है कि नहीं। पहला, गवर्नमेंट वाले पेंशन, प्राइवेट में ये उसकी चॉइस है, वो आपको ग्रेजुटी, पेंशन के नाम पे सुपरएनुएशन, बेनिफिट फंड, प्रोविडेंट फंड जो वो रखना चाहता है। अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है जब उसका डाटा मेरे सामने आएगा। हाँ, तुम्हें क्या मिला? एक बंदे को कुछ भी नहीं मिला रिटायरमेंट बेनिफिट, वो खत्म करें बात को, कुछ भी नहीं है। एक को प्रोविडेंट मिला, प्रोविडेंट फंड उसके अंदर जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा ये एम्प्लॉय कौन है, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक मैं कैलकुलेशन, वो क्लॉज में आगे सामने लिखा हुआ 22 से 23। ग्रेजुटी में क्या है? ग्रेजुटी में एक डिफरेंस ये होता है कि ग्रेजुटी में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करता, सिर्फ एम्प्लॉयर होता है। वो अपने पैसे डालेगा, जो भी बनेगा आपका, जब आप रिटायर होंगे लास्ट सैलरी ड्रॉप को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेगा, पैसे आपको दे देगा। 10 साल काम किया, लास्ट सैलरी ड्रॉप मंथली आपकी फर्ज करें 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 10, लो भाई 10 लाख बनता है, ये पकड़ो और जाओ। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। क्लॉजेज इसके 1 तो 13 है, ये आपके सामने है। अब इसमें ना कैटेगरी बनी हुई है, जिस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे आपका एम्प्लॉय, उसके मुताबिक कैलकुलेशन बाहर आएगी। पहले 2 में आप देख सकते हैं एग्जेम्प्ट है। अगर आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फुल अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट है। अगर आप ग्रेजुएटिंग फंड अप्रूव्ड बाय द सीआईआर, वही जो भी बताया था आपको, तो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी? ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट। अच्छा, प्रोविडेंट उसके जो 6 शेड्यूलर है उसके 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक आपका ग्रेजुएटी फंड है, एक सुपरएनुएशन फंड है और एक प्रोविडेंट फंड। ये तीनों अलग अलग है। तो जिसमें आप आएंगे, ये ग्रेजुएटी की बात हो रही है, तो क्या कहता है, लिखा भी हुआ है इन पार्ट 3 ऑफ दी 6th शेड्यूल, ग्रेजुएटी रिकॉग्नाइज से क्या होगा? फुल अमाउंट क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तीसरे में क्या है? अगर इनके अलावा एनी अदर एम्प्लॉय, इनके अलावा वो स्कीम जो बोर्ड ने अप्रूव की हो, तो क्या होगा? 3 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट होगी, और अगर आपको उससे ज्यादा मिला तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। यानी मुझे अगर अमाउंट 3 लाख के बराबर या कम मिली है फिर तो ठीक है, जीरो हो गया, मेरी इनकम में कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुझे 5 लाख मिल गया, यहाँ 3 लाख है, तो डिफरेंस जो 2 लाख होगा वो मेरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो आपको किसने लिया, कितनी अमाउंट दी, उसके मुताबिक क्लॉज आपका बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा चौथा क्या है? अगर आप पहले तीनों में फॉल किए ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर से या अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड आपके पास आ गया है, तो फिर उसने कहा लोअर ऑफ द टू, 75,000 रुपए या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल, दोनों में से जो कम होगा वो आपकी अमाउंट में से लेस हो जाएगा। मसलन आपको मिला 5 लाख रुपए, 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख को कंपेयर करना है 75,000 से, दोनों में से कम कौन सा है? 75,000। तो 5 लाख में से मेरा 75,000 माइनस होगा और बाकी का 4,25,000 आपका बाहर आएगा। लेकिन अभी एक और भी बेनिफिट है, वो मैं बाद में बताता हूं। अब चौथे में आने के लिए उन्होंने कहा है कि आप ये चारों कंडीशंस मेट करेंगे तो तभी आपको चौथे में बेनिफिट मिलेगा, वरना वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। पहला, अगर पाकिस्तान में पैसा रिसीव ना हुआ तो फिर ये जो लास्ट वाली, ये चौथे की बात हो रही, पहले 3 की बात नहीं हो रही। चौथे में अगर पाकिस्तान से बाहर पेमेंट हुई तो वो जो 75,000 या लोन का क्रेडिट है वो निकल जाएगा। नंबर 2,
अगर कंपनी बाय डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी हु इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, मैनेजमेंट के बंदे हैं, आप मालक हैं, आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तब भी आपको नहीं मिलेगा। और चौथा क्या है कि अगर आप ऑलरेडी कोई ग्रेजुटी किसी और एम्प्लॉयर से रिसीव कर चुके हैं, आपको पता है दो हो तो एक जो हायर होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, दूसरे वाला टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बड़े कम लोगों को पता है, वैसे मेरे बुक में दिया हुआ है, इसमें डबल बेनिफिट है ग्रेजुटी के अंदर। ये पहला है, पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करें, लेकिन अगर कुछ निकला तो आ जाएगा सामने, और अगर अमाउंट है ही नहीं या एग्जेम्प्ट है तो मेरा क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट, जैसे आप आगे तीसरे, देखिए अमाउंट कहां आएगी, तीसरे और चौथे में से आनी, पहले दो में तो आनी नहीं है। अगर तीसरे या चौथे केस में कोई अमाउंट बाहर आ जाती है, एक और रिलीफ भी है, वो आ गया। इसका ना बड़ा पुराना सर्कुलर है 1959 का और 1967 का। वो ये कहता है कि आपने, आपको याद होगा, आपको मैंने ना एरियर सैलरी पढ़ाया था, एरियर सैलरी में नहीं, एरियर नहीं, गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि दो ऑप्शन थी आपके पास, या आप करंट ईयर की इनकम में ऐड करना, मसलन मुझे मिला 50 लाख रुपए, मेरी सैलरी है 10 लाख रुपए, गोल्डन हैंडशेक 50 आया या ग्रेजुटी 50 आई, पहली एग्जम्पशन निकालने के बाद अगर बचा ही नहीं तो वही फर्क हो गया। फर्ज करें मुझे मिला 50 लाख रुपए, उसमें से 3 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, आगे कितना बचा जी 47 लाख। अब लॉ आपको ये कह रहा है, ये सर्कुलर स्टेट में सेक्शन 239 में अभी तक, कि आप लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह लास्ट 3 ईयर का एवरेज रेट निकाल लें और इसको लगा लें, या करंट में ऐड कर लें या लास्ट 3 ईयर का एवरेज रेट लगाएं, जिस तरह टैक्स कम होगा वो आप दे दीजिए। सो डबल बेनिफिट आप गुजर के आएंगे। पहले क्लॉज क्या कहता है, क्या मैं उसमें से, क्या वही मेरा खत्म होगी बात, अगर कुछ बच गया तो फिर आपके पास रेट एवरेज या करंट में ऐड करने की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ये डबल बेनिफिट था जी ग्रेजुटी के। आगे चलता हूं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बनाई हुई है जी, 10,75,000 रुपए जी, 25 लाख उसको मिला है, और लास्ट 3 इयर्स की ये इनकम भी गिवन है और टैक्स लायबिलिटी भी गिवन है। अब करना क्या है, या तो मैं 25 और 10 75 को ऐड करूं सीधा सीधा, तो मेरा 35,75,000 बन जाएगा, मैं उस पर टैक्स दे दूं। पहला फार्मूला क्या है, ये देखिए मैंने ऐड किया, वो 75,000 की एग्जम्पशन ली ग्रेजुटी की, और 35 लाख के ऊपर 3,70,000 रुपए टैक्स बन गया। पहला ऑप्शन ये है, ठीक हो गया जी, इसमें तो कोई इशू नहीं। दूसरा क्या है कि 25 लाख को मैं अलग करूं, लास्ट 3 ईयर का एवरेज रेट लगाऊं, वो निकला मेरा, आप देख सकते हैं, डिवाइड किया उसको 1,37,000 उधर से आया, 1,95 आपका 25 लाख पे टैक्स बना, और बाकी पे 10,75 के ऊपर आपका 1,37 बना, ये टोटल हो गया 3,32,000 पे टैक्स है ऑप्शन 2 में। तो पहले में क्या था 3,70,000 या 3,32,000, कौन सा देना जी टैक्स, 3,32,000। जरूरी नहीं कि इस केस में आपका टैक्स कम होगा, जिस तरफ भी कम होगा वो आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये आपका जी ग्रेजुटी का था। पेंशन आपको पता है, पेंशन के क्लॉजेज में आपको दिखा देता हूं। अगर आप सिटीजन तो पाकिस्तान है, आप पेंशन रिसीव करते हैं, आपकी एग्जेम्पशन आपको गिवन है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आर्मी के हैं, अदरवाइज एफबीआई वाले हैं, तब भी आपके पास आ रहा है। फिर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन हो आपको पहले ग्रेजुटी में करा दिया है। फिर इसके बाद शहीद, फैमिलीज ऑफ डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन अलाउंस, जो भी इनके स्पेसिफाइड क्लॉजेस साथ लिखे हुए हैं, अगर आप इसमें फॉल किए तो फिर आपकी पेंशन भी टू डेट एक्शन क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी एन्युटीज। इसकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि ये टैक्स ये 2016 में खत्म हो गया था। इट मींस कि अगर एन्युटी आएगी तो वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। वो था लेकिन फ्रॉम टैक्स ईयर 2016 15 तक रहा, उम्मीद टू कब हुआ है 2016 से ऑनवर्ड ये जो आपका क्लॉज था इसका 20 वो नीचे दिए हुआ देखें, वो खत्म हो गया हुआ है। लेकिन इसका जो टैक्स क्रेडिट है वो देखना पड़ेगा उधर जाके, अगर अवेलेबल है तो अभी आप उसको यूज कर सकते हैं। सुपरएनुशन फंड की क्लॉज आपका 25 है। देखिए एग्जम्पशन में एक चीज आपने समझ लेनी है, चाहे वो सेल टैक्स हो,
चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, कोई भी लॉ हो, जब तक आप उसकी प्री कंडीशंस को मेट नहीं करेंगे वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। मसलन मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बना देता हूं। आपने पढ़ा होगा फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर की जो आपको मिलता है बेनिफिट, उसकी दो प्री कंडीशन है। नंबर 1, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हो और आपको मिलना है बेनिफिट किसकी 50% है या 25 जो भी इसका रेट है 40 या 25 जो भी वो आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ इस पे सैलरी इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसमें आपको रिलीफ दिया जाएगा। तो अगर मैं एनपीओ या गवर्नमेंट में काम ही नहीं करता, मैं प्राइवेट इदारे में काम कर रहा हूं और मैं उन्हें जाके कहता हूं मुझे फुल टाइम टीचर और रिसर्चर का बेनिफिट दे दे, तो क्या वो मुझे देंगे? नहीं देगा। देखा भाई आप तो नॉन प्रॉफिट, हमारा तो एनपीओ है ही नहीं, ना ये हमारा गवर्नमेंट का इदारा है, आपको कहां से देते हो? आप जाए कोई और चीज यूज करें, यहां नहीं है। तो पहले सीनियर सिटीजन होता था। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कंडीशन आप मेट करेंगे, आप इसके अंदर आएंगे तो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चले बेनिफिट फंड भी इसी तरह क्लॉज है जिसका 24 है, आप इसकी कंडीशन मेट करें आपको मिल जाएगा। ये प्रोविडेंट फंड पहले ही हो गया था, लेकिन ये आपका पूरा हो गया, ये मैंने पहले करा दिया था। एग्जेम्पशन दिया, नेक्स्ट एग्जेम्पशन आपको मिलेगी कुछ सेक्शंस के अंदर, कुछ सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में, कुछ पार्ट 3 में, और स्पेसिफिक जो एग्जेम्पशन है पार्ट 4 के अंदर। क्वेश्चन फिर वही है, किसको ये ओवरऑल पहले समझ ले, किसको एग्जेम्पशन मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और किस एक्शन तक मिलेगी। और जब तक अब ये 4 चीजें क्लियर नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं 42 से लेके 51 तक डिप्लोमेटिक एंड यूटिलिटेशन एग्जेम्पशन है, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, एग्जेम्पशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, प्रेसिडेंट ऑनर्स है, स्कॉलरशिप्स है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है एंड फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेक्ट्रिएट। इनकी कंडीशंस आप मेट करेंगे तो तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज वो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। मैं एक दो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एक है इसमें 43, एक है आपकी 50 और 51 जो प्रैक्टिकल में बहुत यूज होती है। 43 पे पहले आते हैं, ये आपके सामने है। अगर आप सैलरी रिसीव करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से तो क्या होगा? एम्प्लॉय इज ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, पहला पॉइंट, एंड नॉट ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा क्या है? सेम सर्विसेज आपका एम्प्लॉय फेडरल गवर्नमेंट का उधर परफॉर्म कर रहा है और वो उसको सेम एग्जेम्पशन वो भी दे रहे हैं, तो तब आप उसको 43 के अंदर उसकी एग्जेम्पशन उसको देंगे। फिर इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एंड रिटर्न। होता क्या है, पहले मैं आपको एक ये करा देता हूँ। अच्छा जी, 50 चले पहले ये देख लेते हैं। होता ये है कि अगर कोई बंदा, ये क्यों उन्होंने एक एग्जेम्पशन रखी है, जो सेक्शन 51 है वो मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको फॉरेन सोर्स इनकम वाले चार्ट में कवर कराया था। मैं दोबारा उसको निकाल देता हूं आपको, आपकी आसानी के लिए। ये पढ़ा वो नीचे देखें, डी और ई, रिटर्निंग एक्सपेक्टेड। वो लोग जो मुल्क से बाहर जाते हैं, वहां जॉब करते हैं, सेटल हुए नहीं हुए, बिजनेस किया नहीं किया, वापस आ जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तो लोग फिर आपको पता पैसे रोक लेते हैं, फिर बाहर से पैसे जो रुके होते हैं वापस आते हैं। अब आप पाकिस्तान में आ गए, आप रेजिडेंट बन गए। जब आप रेजिडेंट बन गए तो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी के अलावा अगर सैलरी पे टैक्स दिया हुआ। तो लॉ ने आपको बेनिफिट दिया हुआ है कि वो लोग, अच्छा यही बेनिफिट जो यहां से वहां जाएंगे उनको भी है। अभी बताता हूं कैसे। देखिए, अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब आपके दोस्त है, सब जानने वाले हैं। आपका घर यहाँ पे, आपके दोस्त यहाँ पे, आपकी फैमिली यहाँ पे, आपका गवर्नमेंट यहाँ पे,
ठीक है, आपको सपोर्ट करने वाले यहाँ पे ये मुल्क आपका, आप कुछ 100 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं लोगों को। वहां जाके क्या होगा, वहां तो कोई जानता ही नहीं आपको, कौन है भाई आप, कहां से आए आप, क्या करने लगे आप, तो एक टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में। तो उनको रिलीफ के तौर पे एक पैकेज दिया हुआ है। अगर कोई बंदा सेटल नहीं होता तो जो पैसा बाहर से आएगा, जिस साल में आप रेजिडेंट बनेंगे उससे ऑनवर्ड अगले साल में आपको वो छूट दे दी जाएगी जो अमाउंट बाहर से आप पाकिस्तान में लेकर आए। ये रिटर्निंग एक्सपेक्टेड है। इसी तरह एक बंदा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है वो रेजिडेंट, बाहर जाके पैसे कमाता है, तो उसको भी छूट इस सेक्शन ने दी है कि वहां जो तुम पैसा कमाओगे, आज दो कि तुम रेजिडेंट हो, तुम्हें उस इनकम पे जो तुम बाहर कमाओगे, ठीक है, सैलरी इनकम, तुम्हें पाकिस्तान में टैक्स चार्ज नहीं होगा। दोनों को रिलीफ दिया हुआ, यहां से जाके जो सेटल होने की कोशिश कर रहा है और जो वहां से आके पाकिस्तान में वापस आके सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, ये आपकी कुछ एग्जम्पशन थी जो सेक्शंस के अंदर। इसी तरह मैं आपको दिखाने लगा हूं एक चार्ट, उसमें सिर्फ 2-3 मैं चीजें पकड़ूंगा जो मेन होगी, बाकी आप सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है, आप जाकर इसको पढ़ भी ले, तो क्वेश्चन होगा तो मेरे साथ कर लीजिए। एक चार्ट मैंने आपको दिखाना है, ये चार्ट है जी, ये 19 मैंने आपको सीरियल दिए हैं, ये डिफरेंट क्लॉजेज है। मैं इसमें से सिर्फ 2-3 पकड़ूंगा ऐसी जो प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर में अगर आप करेंगे तो मैं आपको कवर करा दूंगा। ये 3 क्लॉज शुरू है, 139 पे खत्म हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ इंस्टीट्यूशन आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, क्लॉज 3 है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, सारा वही। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पाकिस्तान सी फॉर वर्किंग ऑन ए फॉरेन वेसल, ये काफी दफा हमने शेयर भी किया। अलाउंसेज एंड पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड अब्रॉड, ये भी है। पेंशन आप देख चुके हैं, पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस, कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुटी, पेंशन टू डिपेंडेंट्स। सो करते करते आप पहुंच जाएंगे नीचे 53A और 139 के ऊपर। मैंने आपको दिखाना 53A और 139। ये है जी आपके वो 53A एंड 139। 53A क्या है, परक्विजिट्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक जगह पे काम करते हैं और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देते हैं या कम प्राइस पे दे देते हैं। एजुकेशन तीसरे नंबर पे है। एयरलाइन एंड ट्रांसपोर्टर्स, आप किसी एयरलाइन कंपनी या ट्रांसपोर्टर के साथ काम करते हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे देते हैं। दूसरा, होटल या रेस्टोरेंट में आप है, एजुकेशनल है, और तीसरा चौथा है हॉस्पिटल और क्लिनिक्स है। अगर आप इनसे वो बेनिफिट ले लेते हैं जो वो काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने सिर्फ ये 4 कैटेगरी ही स्पेसिफाइड की है, इसके अलावा और कोई इसके अंदर शामिल नहीं है और ना ही प्रिस्क्राइब हुआ है। तो आपका वो क्या होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन स्कूल है, उन्होंने कहा चलो यार आपके बच्चे, आप बीकन हाउस में जॉब करते हैं, आप इस बनाई है तो आपको आसानी हो जाएगी, तो आपके बच्चे फ्री। हमने बच्चे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आपके बच्चे हैं आपके होने चाहिए, किसी और के नाम नहीं, उसको फीस चार्ज कर दे और इधर से तो वेरीफाई कराएंगे आप, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर को कॉस्ट, क्योंकि एक को पढ़ाएंगे तब भी उन्हें एसी चलाना है, टीचर हायर करना है, 10 को पढ़ाएंगे तब भी है, इसलिए उसको एग्जेम्पशन दी गई। अगला है जी मेडिकल, इसमें काफी सवाल भी लोगों ने किए। मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी है एंड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, 3 तरह की चीजें आपके पास आ रही हैं। मेडिकल अलाउंस अगर टर्म्स ऑफ TOEM टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी वो एग्जेम्प्ट है, अभी भी एग्जेम्प्ट है, इवन के बिल आने के बावजूद भी वो एग्जेम्प्ट है। उस क्लास में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की गई।
अगर आपको रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर है या फैसिलिटी है मेडिकल की, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस के साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट दिया गया, तो फिर 10% की जो एग्जेम्पशन है वो खत्म हो जाएगी और बाकी जो अदरवाइज है वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन प्री कंडीशन लाजमी है। अगर मेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा ही नहीं हुआ, वो दे क्यों ना फिर आपको? उस सूरत में वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। ये थी जी आप कुछ आपकी एग्जाम्पशन इससे कनेक्टेड। मैं एक आखिरी पॉइंट लूंगा वो करा के, तो इससे बाहर निकल के ना टैक्स क्रेडिट वाला वो डिडक्टेबल अलाउंस वाला निकाल लो। इसको क्लोज करो फाइल को। नहीं फाइल इधर ही रहेगी ऊपर से। हाँ इसको क्लोज करके, हाँ इसमें टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस आ रहा था। ये नहीं ऊपर आ रहा होगा, ऊपर दूसरे नंबर पे ये खोलो। इसका साइज बढ़ा कर मिला ये जी यहां रुको। ये करना क्या है? देखिए एक है इनकम, एक है टोटल इनकम और एक है टैक्सेबल इनकम। मुझे इनकम भी चाहिए, मुझे टोटल इनकम भी चाहिए और मुझे टैक्सेबल इनकम भी चाहिए, और ये तीनों उसने आपसे रिटर्न में फीड करवानी है। ये मैं आपको बताता चलूं। मसलन आपके पास सैलरी इनकम है आपकी 10 लाख, अज्यूम कर ले, ठीक है जनाब, 10 लाख आ गए, 12 लाख है, जितनी भी आ गए। अगर इसमें कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो याद रखिएगा कि टोटल इनकम की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल की जाएगी। फिर जब आप टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो उसमें से टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप माइनस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और ये रिटर्न में सारी चीजें एज इट इज फीड हुई है। वो आपसे मांगे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है इनमें से, स्वाय तीसरे को, क्योंकि वो कंपनी के लिए WPPF, ज़कात, WWF, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट और एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो करना क्या है? आपने टोटल इनकम में से इनको माइनस कर देना है। अगर आपने इनकी प्री कंडीशंस को मेट किया तो, अगर कोई भी कंडीशन या कंडीशन मेट नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगा। अब जरा ज़कात वाली स्लाइड में, ज़कात अंडर दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, यानी अगर आप फकीर को या अदरवाइज देते हैं तो एज सच उसका इसका पे कोई जिक्र नहीं है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। प्रूफ भी होना लाजमी है। ज़कात दी है तो दिखाओ ना किसको दिया, कौन था वो, क्या वो उस ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस में आता है? अगर आप ज़कात अदर इनकम के अगेंस्ट माइनस कर चुके हैं तो 2 दफा आप एक चीज माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने उधर खर्चा ले लिया फिर इधर माइनस नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि ज़कात, देखिए अगर मेरी इनकम है, बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके अंदर टेक्निकल, मेरी इनकम है 20 लाख रुपए टोटल इनकम, ज़कात मैंने दी है 50 लाख रुपए, तो क्या होगा? आप 20 लाख से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। जितनी इनकम है उससे ज्यादा की ये सेक्शन आपको अलाउ नहीं करता। आप 0 से नीचे नहीं जा सकते, यानी लॉस। देखें पता क्या रैशनैलिटी है, बताता हूं आपको चक्कर क्या है। सोच में हम पड़ गए यार ये क्या करना चाह रहा है। अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैंने अल्लाह के रास्ते में ज़कात दी और मुझे नुकसान हो गया, बड़ा अजीब सा सेंटेंस है कि एक बंदा कहे कि जनाब मैंने अल्लाह के रास्ते में 50 लाख दिया और मुझे नुकसान हो गया, तो फिर तुमने दिया क्यों था? तो लॉस तो आपको बुक नहीं करने देगा, है नहीं इसके अंदर। अब चॉइस आपकी है कि आपने कितने ज़कात देनी, वो आपके ऊपर होगा। WWF आपको पता है, वो आप डोमेन किसका है, वो अपर मिन्स का है। आपको पता है इसके लॉ बन गया हुआ, पूरा सेमिनार हमने किया था। जो सूबे ने आप कलेक्ट करना है अलग से, ये टैक्स के अगेंस्ट आप अगले सालों में एडजस्ट नहीं होगा। पीछे डिस्प्यूट आपको पता चल रहा है, कुछ लोग जमा करा रहे हैं, कुछ लोग एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स के अंदर फाइल करके आप एडजस्टमेंट ले चुके हो। WPPF इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये कंपनी के ऊपर है, ये इंडिविजुअल एओपी को मिलता ही नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर कोई घर बनाने के लिए आप लोन लेंगे
या एक्विजिशन करेंगे तो उस पे जो मार्कअप आप पे करेंगे वो इस कंडीशन को मेट करके लिमिटेशन तीसरे में लिखी हुई है 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20 लाख विच एवरेज जो लोअर होगा वो आप अपनी टोटल इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें जो लिखा हुआ है वो उन्होंने लिखा कि लोन बाय शेड्यूल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो स्पेसिफाइड इदारे हैं उन्हीं से ही आप लेंगे। यानी अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूं तो वो इसमें शामिल नहीं होगा अदर देन जो इंस्टीट्यूट इसके अंदर स्पेसिफाइड किए गए। अगर आपका टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा आ जाए तो आप उसकी लायबिलिटी से ज्यादा वाला को इग्नोर कर देंगे, ना वो एडजस्ट होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। आखिरी यदि एजुकेशन एक्सपेंसेस आपको पता है इसमें जो आप पे करते हैं अगर आप कंडीशन मेट करेंगे तो इसमें भी आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ये मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन मेट करने के बाद इसमें डबल बेनिफिट था किसी वक्त में क्योंकि ये एटीएल वाले के लिए नहीं था पहले, बाद में ये नॉन एटीएल वाले पे सिर्फ चला गया कि उसमें जो टैक्स करता था 5% उसका क्रेडिट भी मिलता था और इसका क्रेडिट भी आपको मिलता था, दोनों मिलते थे। अब चूंकि वो नॉन एटीएल वाले के लिए अभी भी अगर नॉन एटीएल वाला 22 तक पे करेगा तो इधर और दोनों का वो बेनिफिट उठा सकता है अगर वो इसकी कंडीशंस को मेट करेगा। तो कंडीशन क्या है 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, वो लेस देन उन्होंने लिखा हुआ। अगर इससे ज्यादा है आप बेनिफिट नहीं ले सकते। अच्छा टैक्स क्रेडिट में एक चीज कॉमन है, जो भी वो स्पेसिफाई करेगा एक या दो चीजें विच एवर इज लोअर लेगा। एक्सपेंडिचर में और क्रेडिट में जनरली वो लोअर लेता है और इनकम में क्या लेते हैं हायर। अगर इसमें उल्टा कर दूं तो फिर तो टैक्स देगा ही कोई नहीं। इसलिए रेवेन्यू प्रो है, उन्होंने उस हिसाब से लॉ बनाया हुआ है एक्चुअल ट्रांजैक्शन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। इनकम में खर्चों में एक्चुअल एक्सपेंडिचर या दूसरा विच एवर इज लोअर। लॉजिक है ना पीछे। एक है जी आपके रिलेटेड टू एसएमई एग्जम्पशंस डिडक्टेबल अलाउंसेस, यहां तक आज के लिए काफी है। अगर आपने अब आपको दो ऑप्शन आ रही है, दो तरह की ऑप्शन आ रही है। पहला आप सैलरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं नंबर 1। नंबर 2 अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई करना चाहते हैं तो वो भी मैंने क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है सारा कुछ, वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ये है नेक्स्ट अब क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है उस पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है उसके अंदर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नेक्स्ट थर्सडे को हम वो करें और प्लस जो टाइम थोड़ा सा बचे उसमें सैलरी को क्लोज करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी एक ही गो में क्लोज हो जाए। अब जनाब अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ जनाब, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा रिलेटेड क्वेश्चन, पहले एसएमई का या सैलरी का या आपके फाइनेंस बिल का, उसके बाद जो अनकॉमन क्वेश्चन होंगे जो रिलेटेड नहीं होंगे वो फिर आप बाद में कर लीजिएगा उससे। जी जनाब। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर हमारे ना प्रोजेक्ट्स टाइप की बिजनेस है, हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिप्लॉय किए होते हैं एम्प्लॉइज। अब उसमें ये होता है कि साइट की जो है रिक्वायरमेंट होती है, जब उनको मैन पावर ज़्यादा सप्लाई होती है तो हम उनको दे देते हैं और समटाइम जब नहीं जरूरत होती तो वो उनको जो है वो छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि एक एम्प्लॉई है, लेट से उसने जुलाई के अंदर प्रोजेक्ट में मुझसे डिप्लॉय करवाया, उसके ऊपर लेट से उसकी सैलरी थी 2 लाख रुपये, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 10,000 रुपये उसने टैक्स जो है पे कर दिया, पूरे साल की स्लैब निकाल के हमने कहा 10,000 पे कर दिया। अब अगले 6 माह तक उसने हमारे साथ काम ही नहीं किया। अब जनवरी के अंदर दोबारा उसने जो है हमारे साथ काम किया और सैलरी भी उसकी 2 लाख है। अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 6 माह का उसका गैप आया, ठीक है, और अब उसने पूरे साल में जून तक हमारे पास सिर्फ 2 मंथ काम किया, टोटल 4 लाख सैलरी ली। अब जब क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉय को देते हैं ना उसका एम्प्लॉय टैक्स सर्टिफिकेट, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप जो टैक्सेबल सैलरी है वो तो 6 लाख है, मैंने आपसे 4 लाख जो है पूरे साल में किया, इस पर साल में किया, तो आपने मेरा जो है 10,000 टैक्स काट दिया, वो भी दूसरे पे नहीं कटेगा। तो इसको किस तरीके से टैकल वो दूसरे को जो गैप आया था उधर वो किधर गया था? वो उसने हमारे साथ काम ही नहीं किया, छोड़ दिया था। छोड़ नहीं गया, हमारे साथ ही था, लेकिन उसमें उसको लेट से कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं थी, वो एक तो जॉबलेस हो गया ना एक तरह। जॉबलेस हो गया। आपने तो पैसे दिए नहीं ना, बिल्कुल ठीक हो गया ना। आपने तो जो उसको दिया, देखिए दो अप्रोच है 149 में। एक अप्रोच ये कहती है कि आप साल का एनुअल निकालें जो उसका बनता है, उस पे आप टैक्स काट लें,
बिल्कुल डन सर। दूसरा ये कहता है कि नहीं जी जितने पैसे आपने दिए हैं आप उतने पे टैक्स काटें, अदरवाइज ना काटें उसका, ठीक है ना। अब बेहतर यही है कि आप उसका काट लें एवरेज करके। लेकिन सर हमें नहीं था पता कि जुलाई के बाद उसमें कितने मंथ हमारे साथ काम करना है कि नहीं करना। नहीं, जब आपने काटना है उस वक्त तो प्रोज्यूम यही किया जाएगा कि आपके साथ रहेगा, जून तक चलेगा, बिल्कुल ऐसे वो तो प्रोज्यूम करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही है। मजबूरी है ना। बिल्कुल देखिए एक और भी है, अगर उसका टैक्स चला भी जाता है तो रिफंड तो वो ले लेगा ना, उसके पैसे नहीं दिए जाते। इसका ये मतलब नहीं है कि, क्योंकि वो लॉ ये कहता है एनुअल एस्टिमेटेड सैलरी जो है वो आपने लेनी है, लेकिन अगर आप श्योर है कि 6 महीने वो नहीं काम करेगा तो हम उसको निकाल दें। सर इसमें पता क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें क्योंकि जून क्लोज हो गया, अब मेरे साथ में आगे ये सिचुएशन आ गई है, कोई 2 माह का किसी का गैप है, किसी का 3 माह का है। अब मैंने जब जुलाई में जो लोग मेरे साथ चल रहे थे, मैंने प्रज्यूम किया कि जून तक मेरे साथ और मैंने उनकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर दी। देखिए प्रिंसिपली जो होना तो यही चाहिए कि एक बंदे ने जब तनख्वाह रिसीव ही नहीं की रिसीव भी नहीं तो की। फिर उस पर टैक्स भी नहीं होना चाहिए ना। अगर एक बंदा जॉबलेस रहा 6 महीने, आप उसको क्यों सारे को मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी ड्यू लायबिलिटी थी वो तो डिस्चार्ज कर दी उसने। लेकिन सर जिसका यही एग्जाम्पल है, जब जुलाई में 2 लाख की सैलरी के ऊपर 10,000 टैक्स निकाला और साल जब क्लोज किया तो पता लगा उसने सिर्फ 2 मंथ किया वो मैं बताता हूँ। और 4 लाख। लॉ ये कहता है कि अगर किसी बंदे की वेरिएशन आती है, सैलरी बढ़ जाती है, कम हो जाती है या वो नहीं रहता, तो उसकी एडजस्टमेंट कम या ज्यादा की ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कर सकते हैं। मई जून में 149 में ये लिखा हुआ है, अगर आपने किसी का ज्यादा काट लिया तो आप बाद में कम काट ले या ना काटे, और अगर कम काटा है तो फिर पूरा काट ले टैक्स, ताकि पूरा ड्यूरिंग लो डेफिशिएंसी या ज्यादा को ना वो कट ऑफ एडजस्टमेंट कर ले। मई जून में तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम तो सर्टेन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जब जून में आया तो पता चला कि यार इसने सिर्फ 2 माह सैलरी ली है, 4 लाख सैलरी थी जिसको 10,000। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो जब आप किसी भी महीने की तनख्वाह उसको देंगे तो उस महीने तक तो एक्चुअल होगा ना, बिल्कुल सर। और आगे आप प्रोज्यूम कर लेंगे कि ऐसे है। लेकिन अगर वो जॉबलेस हो गया, चला गया, तो फिर आप उसको उसके अंदर शामिल नहीं करना चाहिए टेक्निकल स्पीकिंग। सर इसमें देखिए एक पॉइंट ये है कि जब मैंने उसको एक सैलरी जुलाई में दी है और एक मैंने जनवरी में दी, तो अब यहाँ पे 6 माह की सैलरी आ गई या 2 माह की सैलरी कंसीडर करेंगे, तो इसी के ऊपर टैक्सेशन के बाद वो लड़ाई होती है कि जनाब आपने टैक्स ज़्यादा काट लिया, मेरा तो बनता ही मैं नहीं। वही कह रहा हूँ ना कि आप जो एक्चुअल उसको पे कर रहे हैं, जिस वक्त आपको पता है कि अब इसका रियल ये बनता है तो उसको बेनिफिट दे देना। वो कुछ और थोड़ी है यार, एम्प्लॉई है, वो बड़ी मुश्किल से पहले गुजारा कर रहा है। ऐसे ही है। तो बेहतर यही है कि आप जिस वक्त जो पैसे उसको दे रहे हैं बस उस पर टैक्स काट ले। इस पे जो है ना टैक्स ऑफिस आपको ज्यादा तंग भी नहीं करेगा, उसको पता है कि एम्प्लॉइज हैं तो जो बनता है अगर उसने दे दिया है ज्यादा लेके क्या करेंगे, बाद में रिफंड ही करना है ना। ठीक है, विद होल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, वो अपनी जगह पे। तो आप जो पे कर रहे हैं बेसिकली उतना ही उसको उस हिसाब से पे करें, उसी में काटेगा। यानी फिर ये है कि जिस मंथ में देने हैं उसका पिछले सारी हिस्ट्री चेक करके फिर उसी month जी उसी हिसाब से करेगा। अगर वो जॉबलेस है तो ना काटे ना उसका टैक्स। वो पैसा क्यों हम उसको देखें ना, आपने एक चीज की ही नहीं है। वो देखे ना, एक बंदा आया ही आपके पास जनवरी में है, चले ऐसे कर लेते हैं, एक बंदा फारग रहा या जो भी कर रहा आपके पास आया जनवरी में, अब पिछले 6 माह का तो आपको तो नहीं ना पता। बिल्कुल। अगर वो जॉबलेस है तो आप क्यों टैक्स काट रहे हैं उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो बता देता है तो फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सर आपकी भी इस बात को कोर्ट नहीं करते, जनवरी में आया उसकी 6 लाख सैलरी थी, 6 माह के लिए 6 लाख के टैक्स हमने जो भी कैलकुलेट करके उसको काट लिया और आगे 5 महीने फिर नहीं वो हमारे साथ रहा। तो ठीक है ना रे, आपने 6 माह का थोड़ी काटना है, आपने तो 1 माह का काटना है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 करके लेकिन पहले 6 माह जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अगले 6 माह में 36 लाख हो जाएगा। आप 36 लाख का एवरेज निकाल के उस महीने का काट ले, अगर वो पता लगे अगले महीने में चला गया तो बंद कर दे, आप ना काटे। अगर मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखूं कि मैंने पूरे साल में 6 लाख की सैलरी ली, 6 लाख को तो टैक्स बनता ही नहीं था, तो मेरा 0% होगा। तो फिर तो बेचारा यानी कि एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव में तो उसके लिए तो जीरो कर देना, ना काटे ना टैक्स। अगर वो 2 माह का या जो भी है, बेहतर यही है ताकि, और डिपार्टमेंट इस मामले में ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा भी कि जनाब उसका बनता इतना था, 6 लाख बड़े काट लिए। टेंशन है कि हाँ, बस खत्म होगी ना बात। जाएगा तो कोई मसला नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा नहीं, 6 लाख तक तो वैसे भी टैक्स है ही नहीं ना। अब तो वैसे ही 100 रुपये हो गया, आगे अगर अप्रूवल हो जाती है। आपका कोई और सवाल है? थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कोई बिजनेस एक्टिविटी की कंडीशन तो नहीं है कि ये बड़ी एक्टिविटी होगी तो इस पे ये इसमें नहीं देखिए, इस बड़ा क्लियरली है, मैन्युफैक्चरर जो होता है जी जी उस आपको जो छूट दी गई है टू दी एक्सटेंट ऑफ बिजनेस इनकम। अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है या अदरवाइज है वो अलग है,
हमारे केस में हुआ ना, एक उसकी बिजनेस भी है, उसको प्रॉफिट और डेट भी आ रहा है, आया ना केस में बात। तो अब सवाल, अब एक मसला इसके अंदर ये है कि 2 रिटर्न वो आपको फाइल नहीं करने देगा। अगर आपने एसएमई की रिटर्न फाइल कर दी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो अब आपकी नॉर्मल रिटर्न नहीं खुलेगी, आपको इसके अंदर ही एडजस्ट करके उसका टैक्स जो है वो जमा करवाना है। वैसे कटा होता है, आपको पता है, सेपरेट ब्लॉक में है, तो 2 रिटर्न नहीं आपको भेजने देगा, वो एक में ही आपको एडजस्ट करना है, जो भी करना है। एक दफा एसएमई चला गया ना और कोई इनकम निकल आई, तो आप दूसरी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, बंद हो जाएगा पोर्टल आपका। तो उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा ताकि आपकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन ये बेनिफिट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर के लिए बिजनेस इनकम के ऊपर है, अदरवाइज और किसी इनकम पे नहीं है जी। और क्वेश्चन आपका वैलिड था सर, मेरा टैक्स एग्जम्पशन के वाले सवाल है। जी जी। एक बंदा प्राइवेट प्रैक्टिस करता है पाकिस्तान में 3 to 4 वीक्स, 3 वीक्स, और एक वीक वो आउट ऑफ कंट्री करना चाहता है, तो क्या उसकी जो आउट ऑफ कंट्री वाली इनकम होगी वो बेनिफिट में आएगी या नहीं आएगी? देखिए, पता है कि 2 चीजें, इस पर काफी लंबी बहस हो चुकी है, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दे देता हूँ। अगर तो आप देखिए, सबसे पहले जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये रेंट पे ये डिटरमाइन करना होता है कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, वो आपके पासपोर्ट से पता लग जाएगा आपको, पहला पॉइंट वो चेक करना। अगर वो 183 दिन पाकिस्तान में है ट्रांजैक्टिव या गैप के साथ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, लेकिन सैलरी इनकम को निकाल के जिस पे आप टैक्स वहां दे देंगे। अगर आप बाहर टैक्स दे रहे हैं, सैलरी इनकम है, तो 102 सेक्शन में वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने वहां पेमेंट की हुई है। और अगर पेमेंट नहीं होती तो फिर वो जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हुए तो। अगर आप नॉन रेजिडेंट बने तो जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इस दफा वो प्रपोज हो गया है अगले साल से, वो खैर बात की बात है कि टैक्स रेजिडेंट को बाद में शेयर करते हैं। 22 के लिए आपके लिए यही। आपका कोई और सवाल है जी, और किसी का? जो आप कमिश्नर इन रेवेन्यू से 6 शेड्यूल में अप्रूवल लेंगे, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका फंड रिकॉग्नाइज हो गया है। उसकी प्री कंडीशन है, अकाउंट्स है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, बड़ा कुछ देना पड़ता है, वो आप पूरा करेंगे तो तब आपको अप्रूवल मिलेगी जो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी, आपने मांगा ही ना, तो फिर आप क्या होंगे? अनरिकॉग्नाइज्ड, प्रोवाइडेड कि आपका गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड ना हो। हाँ जी, प्राइवेट में ऐसे। अगर किसी केस में एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा ही नहीं एम्प्लॉय का, उनसे पहले काट के खाना साथ जमा करा दे, वो ठीक है। हाँ, बड़ा अच्छा। इसमें ना 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। फर्ज करें आपने एक बंदे को जो भी तनख्वाह दी, टैक्स काटना था नहीं काटा, लेकिन वो एम्प्लॉय जमा करा देता है, उसने भी तो रिटर्न फाइल करनी है ना, एडजस्टमेंट लेगा या जमा कराएगा। अब इसमें 2 तरह के सवाल आएंगे। पहला ये, आप ना 162 सेक्शन पढ़ लीजिए, वो ये कहता है कि अगर आप टैक्स नहीं काटते लेकिन दूसरा रेसिपिएंट जमा करा भी दे तो तब भी आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वो आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज आपसे मांगेंगे अगर आपके रिफंड ना पड़े हुए, क्योंकि लेट पेमेंट हुई है ना उसकी, तो वो राइट है उसका स्टेट का कि वो आपसे जो पैसा इस्तेमाल किया है, जो लेट जमा हुआ है, उसमें वो 12% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से आपसे कंपनसेशन मांगेंगे। अगर आपने पहले ही उन्होंने एम्प्लॉय ने आपको कहा कि आपने टैक्स नहीं जमा कराना, टैक्स भी आपने अपनी पॉकेट से जमा करवाना, किसने जमा कराना है? एम्प्लॉय ने ही जमा करवाना। नहीं, देखिए 140 आप जो भी एग्रीमेंट करें अंडर सेक्शन 149, जो पेयर है, पेयर ऑफ द सैलरी, वो रिस्पॉन्सिबल है, उस पर ऑब्लिगेशन है कि उसने टैक्स काट के जमा कराना है। अगर वो नहीं कराता तो डिफॉल्ट सरचार्ज है और एक्सपेंस नहीं मिलेगा, मसला हो जाएगा ना उसके लिए। अगर एम्प्लॉय जमा कराना भी चाहता है तो आप उसे कहें मैं जमा करा देता हूँ, पैसे तो मुझे दे देना, इस तरह का अरेंजमेंट कर ले, बेहतर हो जाएगा क्या, ताकि आपको कल को कोई लेट पेमेंट ही होगी ना, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक्सपेंस आपका डिसअलाउ नहीं होगा। ये कैश में जाए तो क्रॉस चेक होना जरूरी है इसको, किसको? टैक्स जो पे करेंगे। नहीं, टैक्स गवर्नमेंट ड्यूज तो कैश में जा सकते हैं, वो 21 आपका एल है ना, उसमें एक्सेप्शन दी हुई है, स्टैट्यूटरी फाइन, पेनल्टी जो कुछ भी है, कैरेज आपका गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल आपके, वो आप कैश में पे कर सकते हैं जितना मर्जी हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और सर बाय लॉ हमें हर महीने ही जमा कराना चाहिए साथ साथ। देखिए महीने की बात नहीं है, व्हेनेवर द पेमेंट इज देयर। अच्छा, ड्यू डेट पे भी ले ले, अच्छा सवाल। अगर आपने किसी बंदे को पेमेंट की
जिस दिन पेमेंट की आपको, जिस दिन आप काटेंगे उस वीक के अगले वीकेंड तक आपने जमा कराना। आज क्या जी, थर्सडे, आज मैंने पेमेंट की, ये वीकेंड होगा संडे को, अगले संडे को रात 12 बजे तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आपने जमा करा दिया तो ठीक है, उसके बाद 12% पर एनएम के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज पड़ना शुरू हो जाएगा। 149 राइट विद सेक्शन 205 डिफॉल्ट सरचार्ज उधर। और जी आपका कोई और सवाल है जनाब? हाँ जी, और किसी का? सर ये असाइनमेंट रिटर्न फाइल करने से के लिए इसकी कमिशन अप्रूवल होगी ना? नहीं, अप्रूवल नहीं है इसकी ना। अगर देखिए नया आएगा तो रजिस्ट्रेशन होगी। जो हमारे ऑलरेडी थे ना, हम गए अंदर, किधर रजिस्ट्रेशन तो नहीं आया था कुछ में, तो उसने उठाया ही सिर्फ उसको था जो मैन्युफैक्चरर था और सेल टैक्स में रजिस्टर था। दूसरे बंदे को अंदर आने नहीं देता, वो आएगा ही नहीं आपके सामने। तो लिखा हुआ है कि आप इसकी IRS में रजिस्ट्रेशन कराए, तो आया नहीं था चूंकि कुछ भी, तो हमने फिर उसको एज इट इज हमने करके, बड़ी मुश्किल से था, उसमें तो मसले आ रहे थे। वो पता क्या कर रहा था शुरू में जब आया, वो क्रेडिट ही नहीं उठाता था दूसरा टैक्स। वो फिर उसको चेक चुक करके जब देखा तो वो उसकी क्रेडिट उठा रहा था। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। अप्रूवल ऐसा नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन IRS पे हमने लिखी हुई है इसके अंदर। हाँ जी, कोई और सवाल? जब एम्प्लॉय टैक्स के वाले से क्वेश्चन आया, अगर कोई साथ एम्प्लॉय ज्वाइन करता है मार्च में किसी भी तारीख को, तो उसकी जो रिटर्न फाइल होगी पहले प्रीवियस हाफ ईयर और एक हो गई कंप्लीट ईयर, फिजिकल ईयर उसमें लॉगिंग। अगर वो जॉब उसकी स्टार्ट होती है मार्च से, तो जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा आपकी इनकम की, तो अदारा अगर कहता है कि हम टैक्स सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, आपको जो नेक्स्ट आपकी फिजिकल ईयर होगा तब देंगे, तो जो पीछे उसकी 2 या 3 मंथ की जो इनकम का टैक्स होगा, वो क्या उसमें वो उनका जमा होता है, एडमिट होता है या नहीं होता? देखिए दो बातें अलग अलग है। अगर आप 2 एम्प्लॉयज के पास जॉब कर रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरे के पास आ गए, एक ही है, तो एक से जितने पैसे लिए हैं वो आपको रिटर्न में डाल देगा, चाहे 3 माह काम किया या 4 माह किया, जितना पीरियड आपने काम किया है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन के लिए, सैलरी की जो रिटर्न है वो रिसीव्ड बेसिस पे होगी। किस बेसिस पे? अगर आपको तनख्वाह नहीं मिली, वो रिटर्न में डालने की जरूरत नहीं है। अगर जून की तनख्वाह जुलाई में मिली है तो आपने मई तक की सैलरी लेनी है, बाकी को वेल्थ में रिसीवेबल डाल दीजिए, अप्रूवल बेस पे नहीं, रिसीव्ड बेसिस पे। सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है। आपका कोई और सवाल है? हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? सर इससे रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन एक है कि टायर 1 से रिलेटेड जो POS वो बाद में कर लेते हैं, पहले आप रिलेटेड क्वेश्चन पहले, ताकि सबका कॉमन इंटरेस्ट पहले कवर हो। हाँ जी, सैलरी या आप और टाइम ले लेना, कोई मसला नहीं। आप फाइनेंस बिल दोबारा पढ़ लें, फिर हम अगली दफा फिर ये ओपन कर देंगे हाउस, कोई मसला नहीं है, जल्दी कोई नहीं है, आराम से आप करें कवर जाके। आपको कोई चीज समझ ना आए, नंबर मेरे आपके पास है, वो आप एक और काम भी कर ले। ये जितनी वीडियोस बन रही है, जो कुछ है, मैंने आपको पहले बता दिया था, यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम। वहां जाके आप वीडियोस अगर लेट आया या नहीं पता लगा, वहां से भी देख सकते हैं। और उसके बावजूद आपके पास मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल है। वहाँ ऑप्शन है जी बिल्कुल होती है, यूट्यूब पे तो हमेशा रहती है, आप कर सकते हैं आराम से। नहीं भी है तो जब खोलेंगे तो आप उसको हाँ जी वो दे देता है आपको, वो तो कोई मसला नहीं। तो अभी एक क्वेश्चन सिर्फ आया मिस का डिफरेंट, ये भी लेके क्लोज ही कर देते हैं। किसी और का इससे हट के क्वेश्चन तो नहीं है? मिस का ले लेते क्वेश्चन आखिरी तो क्लोज कर देते हैं। जी मिस टियर 1 का क्या? टियर 1 का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिला वो मैन्युफैक्चरर को, लेकिन वो अब भी उसको जो उसके पोर्टल पे 60-40 की एडजस्टमेंट उठाते हैं। देखिए ये तो मैटर है FPR प्लस पीछे वो जब तक FPR उसको नहीं कहेगा, देखिए सिस्टम प्राण वाला अलग है, वो लीगल वाला जब तक रेलेवेंट RTO या CTO उसको नहीं लिखेगा, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो ये सेल्स टैक्स में और कमिश्नर की अप्रूवल हो चुकी तो ठीक है, अब आप NOC भी मिल चुका आप इन्हें कहिए, उनको काइंडली डायरेक्शन भी दे दें, आपकी बात जल्दी सुन लेंगे। आगे केस खोलने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम की बात है? ये लास्ट मंथ तो आपको देना मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप वो कर ले, क्योंकि फॉलो अप ही करना ना आपको। फॉलो का लेटर तो कंप्लेंट अब तो फॉलो अप ही है आपका। फाइल किया हुआ केस
ये इन्हीं पिछले 2 मंथ में ये सारा केस चल रहा है। नहीं, आपके पास चीजें आ गई, देखिए एविडेंस आप, इट इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आप थोड़ा सा वेट कर लें, फॉलो अप करें, हो जाएगा आपका काम। जी कोई और क्वेश्चन तो नहीं, क्लोज करेंगे। फॉलो अप किससे करेंगे? फॉलो अप उसी को करेंगे, बराल वाले को, इनको कहेंगे कि लिखें उनको लेटर कि काइंडली एक फोन कर दें जनाब उनको, वो मैंने भेज दिया लेटर, ये रिसीविंग आ गई है, अब करा तो दें, ताकि मेरा सारा जो इनपुट है वो वेस्ट हो रहा है मेरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थर्सडे को जी कर लें। सर एक बंदा है जो कि लंदन में है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है अच्छा, पाकिस्तान ठीक में। यहाँ पे एक पर्सन है और अभी उसने ना सर्विसेज कंपनी के लिए रजिस्टर करवानी है। उसका ये हुआ है कि वो कह रहा है कि मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ, आप मेरा जो है वो डिफरेंट यहाँ पे मर्जेंट अकाउंट है या डिफरेंट, ठीक है, इन्वेस्ट कर दे आगे, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो सर उस पर जो यहाँ पे बंदा है उसको भी जो सर्विसेज कंपनी रजिस्टर करवा के उसके अकाउंट में जो है वो अमाउंट रिसीव करनी चाहिए जी बेहतर यही है। या पर्सनल में? नहीं देखें, दो तरीके होते हैं, या तो वो अपने अकाउंट में लेकर आए या जिससे जो चीज खरीदनी है उसके अकाउंट में दे। लेकिन उस वक्त फिर एविडेंस भी होना चाहिए ना कि आप सही है पैसे लेके ना को भाग जाए, डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए ना सामने। यहाँ तो कितने केस हुए, लोग चेक लेके और पता नहीं चीजें लेके भाग गए। तो पहले वैलिड एविडेंस ले लें रजिस्ट्री का और सारा डॉक्यूमेंट का, एट द स्पॉट उसको पेमेंट करें, ठीक है ना। अब तो पे ऑर्डर लोग ले रहे हैं ना, आपको पता ना जमीनों में अब चेक नहीं लोग ले रहे, पे ऑर्डर कैंसिल नहीं ना करने देते वो कहते जी फर्म कमिटमेंट बैंक की आ गई है कि ये पे ऑर्डर आ गया, पर अब आप रजिस्ट्री इसके नाम पे कर, मैं रजिस्ट्री नाम करूँ पता लगे चेक बाउंस हो गया तो वो तो केस चल पड़ेगा, अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन होगी। तो उसको कवर करने के लिए अगर आप, बेहतर ये है कि अगर आपका बहुत रिलायबल पर्सन है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप जितने मर्जी पैसे ट्रांसफर कर लें, वहां अर्न किए हो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा लेकर आए और आप खरीदे जनाब जो भी आपका है। लेकिन उसमें एक इशू है, उस बंदे को पहले एटीएल में ले आइएगा, वरना वो डबल रेट का भी कॉन्सेप्ट है उधर से। अब तो प्रॉपर्टी का वैसे ही आपको पता है 5% कर दिया उन्होंने, तो वो जरा एटीएल में उसको जरा चीजें कवर करके तो फिर लाइएगा। सर लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि वो 80 किस चीज का लिमिट? मतलब कितनी हम रिसीव कर सकते हैं? कोई चक्कर नहीं है भाई, अगर लिजिटिमेट आपकी अमाउंट है। मेरे पास एक केस था, उसमें 3 साल में 500 मिलियन बाहर से ट्रांसफर हुआ, ड्यूली अर्न्ड मनी ओवर देयर। 2 करोड़ टैक्स पेड हुआ, साउथ अफ्रीका में चालान जमा हुए, रिटर्नें जमा हुई और प्रॉपर चैनल के थ्रू 500 मिलियन 3 साल के अंदर अंदर पूरा ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होके प्रॉपर्टीज में, गाड़ियों में, जो भी था आगे इन्वेस्ट होके कंज्यूम्ड हो गया। लिमिट कोई नहीं है, लेकिन वो लिजिटिमेट होना चाहिए और जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान में आया, ठीक है ना। क्योंकि याद रखिएगा कि उधर ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आया हुआ है, अगर कोई फेक ट्रांजैक्शन हुई तो सीधा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस आपको आएगा, नैब वाले अलग पीछे पड़ेंगे, अजीबोगरीब सिचुएशन होगी। सो वेरीफाइबल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वेरीफाइबल पर्सन होना चाहिए और वेरीफाइबल चैनल के थ्रू पैसा जो है पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, बल्कि आ रहा है पैसा, क्यों लिमिट को लगाएंगे। आज पाकिस्तान में आएगा, लगेगा पैसा, तरक्की करेगा, और चीजें निकलेंगी। 5 मिनट लिमिट बताई हुई है वो तो उसके लिए ना जिसमें सोर्स नहीं बताना, वो तो अलग है। मैं वहां बैठा हूँ, मैंने बिजनेस किया, एक बात कर रहा हूँ, मैंने वहां से 200 मिलियन कमा लिया 1 साल में, मैं एक बात कर रहा हूँ, टैक्स था तभी दिया, नहीं था तभी मैंने करके वहां से पैसा इधर भेज दिया। लेकिन अब पैसा भेजने से पहले ना टैक्स रेजिडेंट की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी है, ये जरा ध्यान में रखिए। अभी थोड़ा सा ये टैक्स रेजिडेंट की जरा एक्ट बन लेने देना कि वो किसको कह रहे हैं कि टैक्स रेजिडेंट कौन होगा, वरना उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे अगर टैक्स जमा ना हुआ, अगर तो टैक्स पेड है फिर कोई मसला नहीं। अगर वहां उन्होंने टैक्स सैलरी पे कर दिया, जिस तरह आप अमाउंट बता रहे हैं मुझे सैलरी नहीं लग रही, ये बिजनेस इनकम हुआ, तो फिर थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि पहले देख ले कि टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या आती है, उसके बाद फिर पैसा मंगवा लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आगे इसको कैरी करें। इसमें जो 5 मिलियन की लिमिट है ना जी, इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि यार हमें नोटिस ना आए और हमें कोई पूछे भी नहीं, उसके लिए बैटरी होता है कि अगर आपके पास 5.5 भी है तो उसको 5 मिलियन से नीचे डिक्लेयर करना है, क्योंकि उसने अपेरेंटली आपकी जब रिटर्न चेक करनी है तब उसने आपको नोटिस करना है। हम लोग क्या चाहते हैं कि यार हमें नोटिस भी ना आए, इस वजह से ये है कि 5 मिलियन तो बैरियर है।
वैसे तो जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, जितनी मर्जी अमाउंट हो है, बस आपने साबित करनी है कि वो लीगल मनी है सारी की सारी। और इंशाल्लाह जनाब चेयरमैन साहब बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, और इंशाल्लाह अगली जुमेरात को भी यहाँ पे आपके बगैर ना अनाउंसमेंट हमने कर दी है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी को मुकम्मल करेंगे और